नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल मैथ का ABC पर, जहां मैथ सीखते हैं बहुत बेसिक से। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि यदि कोई राशि हो या कोई संख्याएं हैं और तीन संख्याएं हो या तीन राशियां हो और वो समानांतर श्रेणी में हो तो उनका शर्त क्या होता है। इसमें चार राशि या चार संख्याओं के बेस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के कोण समानांतर श्रेणी में है, यदि इनमें सबसे छोटा कोण 60 डिग्री हो तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण बताएं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है? 360 डिग्री। और वो जो कोण है ना, वो सब के सब किस में है? समानांतर श्रेणी में है, मतलब कि एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, AP दिया हुआ है। तो जब भी चार संख्याएं हो या चार राशियां हो और वो समानांतर श्रेणी में हो तो जो सबसे छोटा वाला होता है वो होता है अल्फ़ा माइनस थ्री बीटा। फिर नेक्स्ट होता है अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर होता है अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा। ये सीक्वेंस हो गया जब चार राशियाँ हो और वो चारों के चारों समानांतर श्रेणी में हो, यानी कि AP में हो, तब ये शर्त लिखते हैं। तो ये शर्त होता है। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि जो सबसे छोटा कोण है वो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये इसमें जो है वो सबसे छोटा ये वाला कोण होता है और सबसे बड़ा ये वाला होता है। कोण कह दे या राशि कह दे या कभी संख्या भी दिया हुआ रहता है। तो जब भी ऐसा सीक्वेंस में मिले तो सबसे छोटा ये होता है और सबसे बड़ा ये होता है। तो आपको दिया हुआ है जो सबसे छोटा है, यानी कि जो आपका अल्फ़ा माइनस थ्री बीटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अच्छा, जो चतुर्भुज होता है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? ये होता है 360 डिग्री। इसका मतलब है कि अल्फ़ा माइनस थ्री बीटा फिर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा, इसका जो योगफल हो जाएगा, जो सम होगा, वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। माइनस थ्री बीटा प्लस थ्री बीटा कैंसिल, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 अल्फ़ा इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बाई 4, ये 90 से कट जाएगा, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 90 डिग्री। अच्छा, अल्फ़ा का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। तो हमें बीटा चाहिए ना, तभी तो बीटा अगर आएगा तभी तो हम इसका बड़ा वाला कोण निकाल पाएंगे। तो अब जब अल्फ़ा का मान यहाँ 90 डिग्री आ गया तो क्या करेंगे? यहाँ समीकरण 1 में हम अल्फ़ा का मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रखने पर, समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रखने पर, अब आप समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रखिए। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है अल्फ़ा माइनस थ्री बीटा और बराबर क्या है? 60। चूँकि सबसे छोटा कोण है और सबसे छोटा कोण का वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था 60 डिग्री। तो अल्फ़ा का मान कितना आया? 90 माइनस थ्री बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि माइनस थ्री बीटा इक्वल टू 60 डिग्री प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस 90 डिग्री, यानी कि माइनस थ्री बीटा इक्वल टू माइनस 30 डिग्री। माइनस माइनस कैंसिल और ये 10 मरतबा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो बीटा का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 10 आ गया। बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। अब आप यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा कोण होगा वो क्या होगा, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए सबसे बड़ा कोण, चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण बराबर क्या? तो सबसे बड़ा जो कोण है वो है अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा। तो अल्फ़ा का मान क्या आया है यहाँ पे? अल्फ़ा का मान आया हुआ है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस थ्री बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10 डिग्री। ठीक है, यानी कि 90 प्लस थ्री डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि जो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा
उस चतुर्भुज का वो होगा आपका 120 डिग्री। आपका यही आंसर है। तो ऐसा जब भी चार संख्याएं या चार राशियां वाला आए और वो सीक्वेंस में हो, एपी में हो, तो आपको ये शर्त आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक आदमी वर्ष 1995 में किसी नौकरी में 5,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन पर लगा। यानी कि जब वो नौकरी पे लगा था, यानी कि जब वो जॉब स्टार्ट किया 1995 में, तब उसकी जो सैलरी थी प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन पर लगा। प्रत्येक वर्ष वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होती है। यानी कि हर वर्ष 200 रुपये उसका जो वेतन है वो बढ़ रहा है। तो किस वर्ष उस व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? 7,000 रुपया किस वर्ष में हो जाएगा? इसका मतलब है कि जो प्रथम वर्ष, यानी कि जो इसका प्रथम वर्ष में जो सैलरी मिल रहा था, सालाना जो इसका वेतन था वो कितना था? 5,000 रुपया। यानी कि ए हो जाएगा। हर एक वर्ष कितना वेतन बढ़ रहा है? 200 रुपया इसका वेतन बढ़ रहा है। यानी कि डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 रुपया। अच्छा, तो किस वर्ष 7,000 रुपया हो जाएगा? यानी कि इसका जो टीएन हो जाएगा, जो अंतिम पद कह लीजिए या जो अंतिम सैलरी इसका आएगा, किस वर्ष में 7,000 रुपया होगा। यानी कि हमको निकालना है यहाँ पे एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। अच्छा, ये बहुत बेसिक फार्मूला पे आप इसको बना सकते हैं। तो जो टीएन का फार्मूला होता है, इसलिए टीएन का फार्मूला होता है, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? जो अंतिम पद है वो कितना है? 7,000। ए कितना है? 5,000। फिर प्लस एन का तो वैल्यू कुछ नहीं है, तो एन को कुछ नहीं लिखेंगे, एन का एन ही रहेगा। और डी का मान कितना दिया हुआ है? 200 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7,000 माइनस 5,000, तो कितना हो जाएगा आपका? 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना है? 200। ठीक है, अब इसको आप भाग देंगे तो 10 से कट जाएगा ये। ठीक है, 10 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपका आ गया एन माइनस 1 इक्वल टू कितना है? 10। तो इसलिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर कितना? 11। यानी कि 11, यानी कि 11 साल में वो उसका जो सैलरी है वो 5,000 रुपये से 7,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि किस वर्ष में उसका सैलरी जो वेतन है, वार्षिक वेतन है, वो 7,000 रुपया हो जाएगा। तो 11 वर्ष बाद, यानी कि सिंपल सा बात है कि वह 1995 में जॉब पे लगा है और 11 साल बाद, तो 11 साल बाद इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1995 में आप यदि आप 11 को जोड़िएगा तो आपका जो वर्ष आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2006। यानी कि वर्ष 2006 में उसका जो सैलरी है वो 5,000 से बढ़ करके 7,000 रुपया हो जाएगा, जिसमें आपका प्रति वर्ष 200 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। जो बेसिक फार्मूला था जिसको हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, फार्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूला को यूज करके आपको बना लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला जो टाइप है वो है समांतर माध्य निकालना या समांतर माध्य निकालना। तो जैसे कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि अगर एक संख्या दे दिया 12 और दूसरा संख्या दे दिया 16, तो अगर इसका समांतर माध्य कहेगा निकालने के लिए, इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में कौन सा संख्या आएगा। तो इसके बीच का संख्या निकालने के लिए सिंपल सा बात है कि दोनों संख्या को जोड़ करके और आप 2 से भाग कर देंगे। तो 12 16 कितना हो जाएगा? 28। 28 बटे में कितना? 2, यानी कि 14। कितना आ गया? 14। अगर आप इसके बीच में 14 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गया, 12 2 14,
14 2 16, ये सीक्वेंस बन गया। तो समानांतर माध्य का मतलब ही होता है कि ठीक बीच वाला संख्या निकालना। तो इसका फॉर्मूला है कि ए तथा बी का समांतर माध्य a+b/2, यानी कि दो संख्या है ए और बी है, उसका समांतर माध्य निकालना है तो दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 7 तथा 17 का समांतर माध्य बताए, तो सिंपल सी बात है 7 + 17/2 कितना हो जाएगा, 17 और 7 कितना 24 बटे में कितना 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, ये 12 मरतबे कर जाएगा। अब देखिए 7 12 और 17 यहाँ पे ये सीक्वेंस बन गया और जिसके ठीक बीच में कितना आएगा 12 आएगा, और ये एक आपका सीक्वेंस भी है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 7 तथा 19 का समांतर माध्य निकाले, तो क्या है हो जाएगा इसका 7 + 19 बटे में कितना 2, तो कितना हो जाएगा 26 बटे में 2, मतलब कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है 19 है, इसके बीच में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यही इसका समांतर माध्य है। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। और अगला टॉपिक जो होगा वो समांतर श्रेणी का ही होएगा, लेकिन वो योगफल कैसे निकालते हैं उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।